महाराज, नृत्य प्रदर्शन का समय हो गया है। मैं आदरणीय महारानियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये दूसरा सिंदूरपट कहाँ से आया जो ये छोटी रानी तिरुमलम्बा ने पहना हुआ है? हम भी यही प्रश्न दोहरा रहे हैं। दूसरा सिंदूरपट कहाँ से आया जो इन्होंने पहना हुआ है? नृत्य स्वामिनी, संगीत सारिणी, विजयनगर दरबार की सांस्कृतिक शोभा, ताल का ताज, सुरों की खनकती आवाज, राजनर्तकी सुदामिनी देवी अपना नृत्य प्रदर्शन आरंभ करने जा रही है। का महाराज, अब नृत्य आरंभ किया जाए। जी, हम भी यही कह रहे थे, नृत्य आरंभ किया जाए। जी महाराज। Tadim tam, rit takadim takadim tam, rit takadim tadim tam, rit takadim takadim tam, rit takadim tam tari, jonna tam tari, jonna tam tari, jonna tam tari, jonna tam tari.
जनाब, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब इतने सारे सिंदूर पट कैसे? क्षमा करें महाराज, परंतु इस समय इस दरबार में आपके प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है प्रभु। ये सब उन्हीं की महिमा है महाराज। कौन है वो? आचार्य, बताइए ना महाराज को, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं प्रभुवर? आचार्य जी महाराज, आचार्य ही हैं जिनके पास आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। ये सारी लीला इन्हीं की रचाई हुई है महाराज। आचार्य, बताइए ना वो कल वाली बात जो आपके और मेरे बीच हुई थी। माँ कभी भी अपने बच्चों को बुरी घड़ी में अकेला नहीं छोड़ती आचार्य। अब तो वही राह दिखाएंगी। और अगर ना दिखाई दिया तो कल सौदामिनी सिंदूर पर पहनकर दरबार में आ जाएगी और हमारा हो जाएगा राम नाम सत्य। विश्वास आचार्य, विश्वास विश्वास रखिए। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आपकी समस्या का समाधान माँ ने निकाल दिया है, रास्ता दिखा दिया है माँ ने। सचमुच? तो बताओ, शीघ्र बताओ, उस समस्या का हल क्या है? सुनिए, मूल्य वस्तु का नहीं, आकर्षण का होता है आचार्य। हाँ तो आकर्षण समाप्त, मूल्य समाप्त। यदि मूल्य समाप्त तो सारा विवाद ही समाप्त। आपको सिंदूर पट का आकर्षण समाप्त करना होगा आचार्य। उसे खास से आम बनाना होगा, इतना आम कि दोनों महारानियां फिर कभी पलटकर उस सिंदूर पट की तरफ देखें भी ना। कैसे? अब सारी बात क्या मैं ही बताऊं आचार्य? जरा खुद की बुद्धि भी तो चलाइए। बात तो सुनो और आगे तो सरकाओ। हमारी समझ में तो आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, फिर हम लगाएंगे ना अपनी बुद्धि। बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो। सोचिए, कल ठीक वैसा ही सिंदूर पर दोनों रानियों और सौदामिनी देवी के अतिरिक्त दरबार में उपस्थित सभी औरतों की मांग में नजर आए तो दरबार और उसके आसपास दिखाई देती सभी स्त्रियां ठीक वैसा ही सिंदूर पट पहनकर घूमे तो जो सिंदूर पट की दासियां तक पहनकर घूम रही होंगी, क्या उस सिंदूर पट में दोनों रानियां या सौदामिनी देवी की जरा सी भी रुचि होगी? वाह वाह वाह, युक्ति तो बहुत अच्छी निकाली आपने, हैं? परंतु एक दिन में इतने सिंदूर पट बनेंगे कैसे? क्षमा करें आचार्य, आयु तो सचमुच हो ही गई है आपकी। ये हर बात में हमारी आयु का संदर्भ लाना आवश्यक है क्या? और नहीं तो क्या, आप बात ही ऐसी करते हैं। अरे भूल गए कौन है आप? कौन है? कुलगुरु हैं, है? राज पुरोहित हैं। बिल्कुल है। अरे आपके लिए कुछ भी कहाँ असंभव। आदेश देंगे तो क्या नहीं बनवा सकते? ये सिंदूर पट कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही बात। कुलगुरु ताताचार्य, हाँ हमारे लिए कुछ भी असंभव? बिल्कुल। हम बनवाएंगे, सिंदूर पट बनवाएंगे, बहुत सारे बनवाएंगे। परंतु आपने कहा था कि आप भी अपनी बुद्धि जरा चलाएंगे। चलाएंगे, बाद में चलाएंगे। अभी तो हमारी शंका दूर कीजिए ना। सिंदूर पट बांटेंगे कैसे? और ये सिंदूर पट बांटने का कारण क्या बताएंगे? सुनिए, बताता हूँ क्या कहना है। क्या हुआ आचार्य? जवाब दीजिए महाराज के प्रश्नों का। बताइए, ये यहाँ क्या हो रहा है? ये इतने सारे सिंदूर पट क्यों, कहाँ, कैसे आए? माँ का आदेश महाराज, और माँ का आदेश कैसे टाला जा सकता है? आचार्यवर, हम कुछ समझे नहीं। महाराज, कल जब हम मंदिर में आराधना कर रहे थे तो एक बार फिर माँ काली की उपस्थिति का अलौकिक अनुभव हुआ हमें। माँ ने हमसे कहा, हे तथाचार्य, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें धर्म की रक्षा का दायित्व दिया था और तुम्हारे रहते ये अधर्म हो रहा है। क्यों? सुहागन की मांग की गरिमा केवल राजमहल तक सिमट कर रह गई। ये सिंदूर पट है। हर सुहागन की मांग का अधिकार, हर सुहागन की माथे की शोभा होना चाहिए।
सदा सुहागिन रहो। मेरा ये आशीर्वाद इस संसार की समस्त नारियों के लिए एक समान है। तो ये भेदभाव क्यों? माँ ने हमें आदेश दिया। माँ ने कहा, हे तथाचार्य, मैं तुझे आदेश देती हूं, ऐसा ही एक एक सिंदूर पर राज्य की हर स्त्री के माथे की शोभा बढ़ना चाहिए, अन्यथा मैं रुष्ट हो जाऊंगी। फिर मत कहना कि माँ ने चेताया नहीं। और इतना कहकर माँ विलीन हो गई और हमने भी बिना समय व्यर्थ गवाए तत्काल विदूषक रामा कृष्णा से संपर्क साधा और इनकी सहायता से सिंदूर पट बनवाए और राज्य की जितनी स्त्रियों में बांट सकते थे बांट दी। बस हमने तो मां के आदेश का मान रखा। इसीलिए आचार्य तथाचार्य, इसीलिए आप इस कुल के कुल गुरु हैं। कुल के धर्म की रक्षा और देवी देवताओं के आशीर्वाद का सौभाग्य केवल और केवल आप ही से। आप ही तो है जो इस राज परिवार के और इसके अनिष्ट ग्रह के बीच में ढाल बन के खड़े हैं। जब तक आप है आचार्य तथाचार्य, तब तक कोई भी अनिष्ट इस परिवार का क्या बिगाड़ सकता है। हमें गर्व है आप पर, हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं आपसे। अब क्या है महाराज, अब तो बस निमित्त मात्र है। जो मां का आदेश हुआ वो हमने कर दिया। लेकिन हाँ महाराज, इस शुभ कार्य का संपूर्ण श्रेय केवल और केवल मां को जाता है। मां और आप पंडित रामकृष्ण, आपने इस शुभ कार्य में आचार्य तथाचार्य का सहयोग दिया है, तो हम आपसे भी प्रसन्न हैं। मेरा सौभाग्य है महाराज। परंतु क्या पंडित रामकृष्ण? बात केवल इतनी ही नहीं है, बात अभी समाप्त भी नहीं हुई महाराज। कुछ और भी है जो महाराज की जानकारी में आना अत्यंत आवश्यक है। यदि महाराज आज्ञा दें तो। आज्ञा है पंडित रामकृष्ण, कहिए क्या बात है। बस कुछ क्षण और दे दीजिए महाराज, अभी सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मंत्रीवर, क्या मैं आपकी ये तलवार ले सकता हूँ? नहीं, क्यों? प्रश्न ना करें मान्यवर, कृपया अपनी तलवार मुझे दे दें। ये जा।
शास्त्र में अधिक अंतर नहीं होता मान्यवर। बस सही समय सही उपयोग करना आना चाहिए। होशियारी करने की मूर्खता मत कीजिएगा, अन्यथा पंडित होने के नाते आपका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए। पंडित रामकृष्ण, क्या हो रहा है ये, और कौन है ये व्यक्ति? क्षमा करें महाराज, परंतु आप स्वयं देख लीजिए कि कौन है ये व्यक्ति। संधि याचना है महाराज। राजमाता आपके राज्य से संधि करना चाहती है। महाराज, ये तो वही संदेशवाहक है जो अपनी राजमाता का संदेश लेकर आया था, और उपहार स्वरूप वो सिंदूरपट भी। जी मंत्रीवर, ये वही है, परंतु दुर्भाग्य से दोनों ही झूठ है। ना ही ये सुंदरगढ़ का संदेशवाहक है और ना ही सुंदरगढ़ की राजमाता महाराज से संधि करने का विचार रखती है। ये सुंदरगढ़ की राजमाता द्वारा भेजा गया अय्यार है और ये संधि प्रस्ताव उनका सोचा समझा षड्यंत्र। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? दुर्भाग्य से यही सत्य है महाराज। सुंदरगढ़ की राजमाता विजयनगर से द्वेष रखती है। वो महाराज को अपना सबसे प्रबल शत्रु मानती है। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, वो विजयनगर की जड़ों में द्वेष और कलह का ऐसा विष भर देना चाहती हैं जिससे विजयनगर की जड़ें कमजोर हो जाए और विजयनगर आंतरिक कलहों में इस तरह से उलझ जाए कि उन्हें विजयनगर पर अपना वर्चस्व हासिल करना आसान हो जाए। ये संधि प्रस्ताव और ये सिंदूर पट राजमाता के उसी षड्यंत्र का प्रयास था महाराज। संभवतः इस बात का पता कभी नहीं चलता यदि ये महाशय मुझसे कल बाजार में ना टकरा गए होते। कल के फल अच्छे नहीं थे काका। हाँ, क्या कर रहे भाई? संभाल के। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ी जल्दी में। मारते ये हमारी राजमाता द्वारा भेजा गया वो दुर्लभ सिंदूर पट है महाराज, जिसे विशेष रूप से महारानी के लिए बनवाया गया।
जैसा आपने सोचा था। संधि प्रस्ताव का प्रपंच रचकर आपने सिंदूर पट वाला मोहरा खेला, उसमें दोनों रानियां सरलता से फंस गई हैं और उन दोनों के बीच श्री कृष्ण देव राय, सिंदूर पट 1 और रानियां 2। वाह राजमाता, क्या खेल खेला है आप। राजघरानों की औरतों को निशाना बनाकर उनकी स्त्री डाह का लाभ उठाकर आपने गृह कलेश का वो बीज बोया है जो वृक्ष बनते बनते इस पूरे राज परिवार की सुख शांति लील कर जाएगा और तब होगा विजयनगर पर हमारा आक्रमण। एक कमजोर और अपने ही गृह कलेश का युद्ध लड़ते राजा पर विजय पाना क्या कठिन होगा। बहुत जल्द विजयनगर पर आपका साम्राज्य होकर रहेगा। ले जाओ इस विश्वासघाती को, जिसने शांति दूत के पवित्र पद और विश्वास को कलंकित किया है। खेद है हमें कि हम इसे मृत्युदंड नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक राजदूत है और राजदूत को मृत्युदंड देना राजधर्म के विरुद्ध है। टांग महाराज, टांग। क्या? यदि राजदूत की टांग टूट जाए तो वो किसी राजधर्म के विरुद्ध तो नहीं होगा ना? इस विश्वासघाती की एक टांग तोड़ दी जाए और इसे वापस सुंदरगढ़ भेज दिया जाए, ताकि जब जब ये अपनी टूटी हुई टांग लेकर अपनी राजमाता के सम्मुख हो तो उन्हें भी स्मरण हो कि उन्होंने विजयनगर के श्री कृष्णदेव राय से कपट करने का कुप्रयास किया था। ले जाओ इसे। महाराज, सिपाहियों, क्षमा। महाराज। और भी कुछ है? जी महाराज। क्या? क्षमा करें महाराज, परंतु ये असली सिंदूर पट मैंने किसी को नहीं दिया था। मैं इसे मां के मंदिर में मां के चरणों में अर्पित करना चाहता था। अद्भुत। अब ये मां की अमानत है। हम स्वयं जाएंगे मां के मंदिर और उन्हें अपने हाथों से इसे अर्पण करेंगे। स्वीकार की भक्तों, अपने हाथ का फूल गिराकर मां ने महाराज को आशीर्वाद दिया। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। मां प्रसन्न हुई है आचार्य पर, किंतु संभवतः किसी और पर प्रसन्न हुई है।
संभवतः ये फूल गिराकर वो कुछ और संकेत देना चाहती हो। और क्या संकेत हो सकता है महाराज? पंडित रामकृष्ण, आपने जो किया है, यदि हम शब्दों में कहने का प्रयास करें तो हमारे विचार कम पड़ जाएंगे। आप केवल धन्यवाद के पात्र नहीं हैं, उससे कई अधिक के पात्र हैं। किसी ने हमसे कहा था कि काले बादल कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किंतु सूरज की किरणों को वो रोक नहीं सकते। उन्हें तो धरती तक पहुंचना है और पूरे संसार को उजागर करना है, प्रकाशित करना है। पंडित रामकृष्ण, आपका बुद्धि कौशल भी उन सूरज की किरणों की भांति है। तेजस्वी, प्रकाशमान, उसे उसकी सही जगह तो मिलनी ही चाहिए। हम कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि आज से पंडित रामकृष्ण हमारे दरबार के द्वार पर नहीं, हमारे विशेष सलाहकारों की पंक्ति में बैठेंगे, हमारे निकट। आज से हम आपको हमारा विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। ये देखो, वो जा रहे हैं महाराज की विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण की धर्मपत्नी। मैं भी बहुत प्रसन्न हो रही हूँ। अब सब्जी वाला मोल भाव नहीं करेगा। अरे मोल भाव तो क्या, मोल ही नहीं लेगा। महाराज के विशेष सलाहकार की अम्मा से कोई मोल कैसे कर सकता है? लावा दरबार का सलाहकार और मैं लावा का मित्र और नगर की साली दंतिया मेली होगी। मैं जब चाहूं कीर्ति से भी तो दंतिया तोड़ के खेल सकता हूँ। मेला तो इत्या बिगाड़ेगा। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। क्या ये क्या लगा रखा है? अरे ये घर है या मानसिक रोगियों का चिकित्सालय? अनुशासन नाम की कोई चीज है भी कि नहीं यहाँ पर? और ये क्या है? क्या है ये? सीधे खड़े रहो, एकदम सीधे। हमारे सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं खड़ा है। महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार का विशेष सलाहकार खड़ा है तुम्हारे सम्मुख। इसी बात की अवहेलना करने की चेष्टा किसी ने भी की ना, तो अभी के अभी यहाँ से घर वापस भिजवा सकता हूँ मैं, समझे? क्या किसी ने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं बोल रहा हूं कोई नहीं बोलेगा। ये बात समझ में? सिर्फ सुनेंगे सब। और ये क्या है? मैंने सीधा खड़े होने को कहा था ना? ये क्या? ये इतना ही क्या? इतनी सीधा खड़ा हो सकती है। आपको तो पता है इनके कमर में। ये सीधी खड़ी नहीं रह सकती, परंतु तुम तो रह सकती हो ना। ये क्या है? ऐसे कोई सीधा खड़ा होता है? सीधी खड़े हो, कमर तान कर, बिल्कुल बिल्कुल सीधे। हाँ ऐसे। अच्छा बनाया हुआ है घर का,
जिसकी जो मन में आ रहा है कर रहा है। हर घर के कुछ नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जिसका जब मन करता है खा लेता है, जब मन करता है सो जाता है, जब आंख खुले तब सवेरा, जब झपकी लगी तब रात। क्या चल रहा है ये सब? इसे घर कहते हैं। और तू जब से गांव से यहाँ आए हैं तब से एक बार भी पढ़ाई की है? कोई पुस्तक उठाकर पढ़ी है या किसी विषय का अभ्यास किया है? नहीं जी, घंटियों से खेलने से छुट्टी मिले तब पढ़ाई करे ना कोई। चल अभी के अभी पुस्तक उठा और पूरी देवनागरी वर्णमाला याद करके बताना। और यदि कल सुबह तूने मुझे पूरी वर्णमाला नहीं सुनाई तो कल से तेरा जल भोजन सब बंद। चल अभी जा। तू मजाक कर रहा है ना? कितनी बार जाप किया आज? केवल एक? नहीं, कह रही है एक बार भी नहीं। जाप किया ही नहीं? समय नहीं मिला ना, इसलिए। अच्छा, तो गले में ये माला लटका कर घूमने का क्या लाभ? यदि आपको जाप करना ही नहीं है तो चली जाइए। अब भी जाकर मंदिर में बैठिए और पूरे 500 बार जाप करेंगे आज आप। और ये जो गले में माला लेकर घूमने का पाप कर रही हैं, उसका प्रायश्चित भी करेंगी। चली जाइए। और तुम पति को घर आए इतना समय हुआ, जल पूछा, भोजन पूछा, स्नान की व्यवस्था की, सेवा वेवा की, हाथ पैर दबाए? उठा लो। क्या है क्या उठा लो? शपथ उठवा लो कि हम यही कहना चाहते थे। अच्छा, तो चलो कक्ष में। धन्यवाद। अरे स्मरण हुआ आपके वो मुंह बोले भाई, क्या नाम है उनका? मोहन राव। मोहन राव। उन्होंने किसी शाही दौड़ में हिस्सा लिया था ना आसपास के राज्य में। क्या हुआ उस दौड़ का? हम ही ने मना कर दिया उन्हें दौड़ में भाग लेने से। क्यों? क्यों मना कर दिया? 7 लोग दौड़ते हैं, एक को पुरस्कार मिलता है। जब एक ही को पुरस्कार मिलना है तो 7 लोगों को दौड़ाने की क्या आवश्यकता है? ये भी कोई बात हुई भला? बस इसीलिए मना कर दिया हमने मोहन भैया को दौड़ में भाग लेने से। अच्छा, छोटी महारानी जी, ये द्वार में 2 छेद कैसे? ये महाराज, आपने कहा था ना कि आपकी लाडली बिल्लियों को कक्ष में आने जाने में बड़ी समस्या होती है। बस हमने द्वार में 2 छेद करवा दिए, छोटा छेद छोटी बिल्ली के लिए और बड़ा छेद बड़ी बिल्ली के लिए। अब आपकी लाडली बिल्लियों को कक्ष में आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। किसने बनाए ये छेद? शाही बढ़ई ने, और किसने? दरबान! जी महाराज। अभी इसी समय शाही बरई को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। क्या पुरस्कार देंगे शाही बढ़ई को? प्रणाम महाराज। ये द्वार में 2 छेद आपने बनाए? जी महाराज। समझाएंगे जरा इन 2 छेदों का अर्थ? छोटी महारानी जी ने बताया कि आपकी दोनों पालतू बिल्लियों को कक्ष में आने जाने में समस्या होती है, इसलिए 2 छेद बनाए महाराज। ये तो 2 छेद। महाराज, जब बिल्लियां 2 हैं तो छेद भी 2 हैं। छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद। अर्थात बड़े छेद में से दोनों बिल्लियां आ जा सकती हैं, तो फिर छोटा छेद बनाने की क्या आवश्यकता थी बढ़ई? क्षमा करें महाराज, अब ये तो हम सोचे ही नहीं। मूर्ख, बुद्धिहीन! अरे 2 छेद करने से पहले सोचना तो चाहिए था। लेकिन महारानी, आपने भी तो। क्या हमने भी तो? ये हमारा काम है। हमने मना नहीं किया तो बना दिए 2 छेद। अपनी भी तो अकल लगानी चाहिए थी। कल को हम कहेंगे कुएं में कूद जाइए तो आप कुएं में कूद जाएंगे। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अब वो कीजिए जो हम कहते हैं। जी। ये द्वार हटाओ और यहाँ पर एक नया द्वार लगाओ, ठीक वैसा ही सुंदर और उत्कृष्ट जैसा पहले था। जी महाराज। और हाँ, बिल्लियों के लिए बाहर एक घर बनाइए। अब बिल्लियां भीतर नहीं आएंगी, महाराज स्वयं बिल्लियों से मिलने बाहर जाएंगे। हम
बिल्लियों से मिलने बाहर जाएंगे। महाराज, आपको हमारा सुझाव अच्छा लगा? हमें तो पता था आपको हमारा सुझाव अवश्य पसंद आएगा। और सुनो, इस द्वार में कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज को बिल्लियों से मिलने जाने के लिए किसी छेद की कोई आवश्यकता नहीं। समझे? जी महाराज। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज। आज अचानक हमें अपनी माँ की याद आ गई। कितना सत्य कहती थी वो कि तिरु, सुंदरता और बुद्धि का खजाना है तू। सदियों में पैदा होती है ऐसी विलक्षण स्त्री। देख लेना, जो भी तुझे देखेगा ना अवाक रह जाएगा। सत्य कहती थी आपकी माँ। जब से हमारा आपसे विवाह हुआ है, हम स्वयं अवाक रह गए हैं। अयो सच्ची, आप तो भी नजर ही लगा देंगे। चलते हैं। दूध पिलाने का असली समय तो कल रात्रि था। कल क्यों नहीं दिया दूध? कल रात्रि आपने अवसर कहाँ दिया जी? शारदा, लगता है 500 जाप कम थे। मुझे अम्मा को 5000 जाप देने चाहिए थे। क्या बात कर रहे गुंडप्पे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कमरे का पलंग कैसे टूट सकता है? मुझे क्या पता कैसे टूटा? अच्छा, चल कोई बात नहीं, मैं बाद में बढ़ई को बुलवाकर ठीक करवा लूंगा, है ना? अभी तो दरबार जाना है। आज नया पद भी मिलने वाला है, कहीं विलम्ब ना हो जाए। ये पकड़, मैं चलता हूँ। और हाँ, आप जाप करते रहिए। बात है रामा, एक ही दिन में गृहस्थ जीवन का आरंभ भी हो गया और राज दरबार में नया पद भी मिल गया। सब माँ का आशीर्वाद है बंधु। उन्होंने हर चीज का समय निश्चित किया हुआ है। संभवतः ये मेरा समय है। बस आज दरबार में सब कुछ अच्छे से हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो। चल, नए पद का आनंद उठाया जाए। बस प्रार्थना करना कि महाराज किसी नई समस्या का टोकरा ना रख दें सर पे, बस। अति सुंदर। तो कैसा लगा छोटी महारानी तिरुमलम्बा का सुझाव? कैसा सुझाव? वही, महाराजा स्वयं बिल्लियों से मिलने बाहर जाएंगे, बिल्लियां अंदर नहीं आएंगी। ये आपके पास तो अनगिनत कार्य होते करने के लिए, परंतु हमारे पास तो केवल एक ही कार्य है, अपनी सौतन पर नजर रखना। वो भी हम ठीक से ना कर पाए तो भला क्या लाभ हमारा आपकी धर्मपत्नी होने का? प्रशंसा करनी पड़ेगी आपकी स्पष्टता की। प्रशंसा करनी है तो इस बात की भी कीजिए महाराज कि हमारे यहाँ आपको कभी भी किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा, स्मरण हुआ आपके छोटे भाई साहब, हमारे छोटे साले साहब कहाँ हैं? हमारे छोटे राजकुमार वसुदेव अभी तो यही थे, कहाँ चले गए?
देखने के लिए नेत्र खुले रखकर चलना पड़ता है राजकुमार वसुदेव। ये लीजिए। धन्यवाद। वसुदेव, आप अपने नेत्र बंद करके क्यों चल रहे थे? वो हम यह अनुभव करना चाहते थे कि यदि दिन में भी रात्रि होती तो कैसा होता। अच्छा, हम चलते हैं, दरबार का समय हो चला। अरे कहाँ चले जीजाश्री, आप ऐसे नहीं जा सकते, सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आप बैठिए तो सही। बताइए, आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? हम अपना सर आपके सर से फिर एक बार टकराना चाहते हैं। तो क्यों? कहते हैं कि यदि कोई किसी से टकरा जाए तो उसे टकराने वाले के सिर के साथ अपना सिर टकराना चाहिए, नहीं तो टकराने वाले दोनों व्यक्तियों के सिर पे सींग उगाते हैं। सींग? जी जीजाश्री, पुरानी मान्यता है यदि आपके सिर पे सींग उगाए तो क्या होगा, कैसा लगेगा जब लोग आपको सींग वाले राजा के नाम से संबोधित करेंगे? क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते। अरे प्रिय, अच्छा पीछे हटिए, टकराइए। हाँ, अब ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब सींग नहीं उगेंगे। ये क्या है प्रिय? जाने दीजिए ना महाराज, थोड़ा ना समझ है। ना समझ? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ना समझ और बेवकूफ लोग मिले जा रहे हैं हमें। छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद। महाराज स्वयं बिल्लियों से निकले बाहर जाएंगे। टकराने वाले दोनों व्यक्तियों के सिर पे सींग उगाते हैं, सींग। इससे पहले कि हमें पूरे विश्व में मूर्खों की नगरी का राजा घोषित किया जाए, हमें कुछ करना होगा। पालकी उठाओ। रुकिए, रुक जाइए स्वामी। क्या हुआ? विपत्ति, घोर विपत्ति आने वाली है। तुम पर? आप पर स्वामी। हम पर विपत्ति आने वाली है? जी स्वामी। कैसी विपत्ति? सर फूटने वाला है। तुम्हारा? आपका स्वामी। हमारा? जी स्वामी। कैसे? जैसे ही आप इस पालकी से बाहर निकलेंगे, एक बड़ा सा नारियल पेड़ से टूटकर आपके सर पर गिरेगा और आपका सर तरबूज की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा। अरे मूर्ख, पालकी नीचे क्यों नहीं रखते हो? तुम्हें कैसे पता? अभी अभी झपकी लगी तो हमने स्वप्न में देखा। तुमने स्वप्न देखा? नारियल के पेड़ से एक नारियल हमारे सर पर गिरा, हमारा सर फूट गया। जी स्वामी। कुछ ठहर जाइए। आप कुछ ठहर कर जाएंगे तो गिरने वाला नारियल पहले ही गिर जाएगा ना, और आपका सर फूटने से बच जाएगा। क्या करूं इस औरत का? चलो। स्वामी, अब क्या है? आप पर से विपत्ति टल जाए, इसके लिए हमने अखंड प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा? जी स्वामी। कैसे प्रतिज्ञा? एक सप्ताह तक प्रातः काल और सायकाल मंदिर जाकर उठक बैठक करनी होगी। हाँ तो करो ना, हमें क्यों बता रही? आपको करनी है। क्या करनी है? उठक बैठक। अच्छा। जी स्वामी, यही तो प्रतिज्ञा ली है हमने कि आपको एक सप्ताह तक प्रातः काल और सायकाल 4-4 घंटे मंदिर जाकर उठक बैठक करनी होगी, और यदि प्रतिज्ञा पूरी ना हुई तो फोड़े। फोड़े स्वामी, फोड़े। आपके पूरे शरीर पर फोड़े ही फोड़े हो जाएंगे। कुष्ठ रोग लग जाएगा स्वामी आपको, आपके हाथ पैरों को लकवा मार जाएगा, घसट घसट कर चलेंगे आप, कोड़ियों जैसी दशा हो जाएगी स्वामी यदि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो। बस 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 बस, इससे अच्छा तो तुम्हारा स्वप्न पूरा हो जाता। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, ये किन कुकर्मों का दंड दिया इस स्त्री को हमारी कुंडली में बिठाकर। हम गिनवाए गुरुजी? क्या कुकर्म गुरुजी? हमारे कुकर्म गुरुजी, हमारे कुकर्म। पूरी बात सुनते नहीं है, हिंसा पे उतर आते हैं। हमारे कुकर्मों का ही तो भगवान दंड दे रहा है आपको। अरे पालकी उठाओ। सब बचा के जाना। चल उठाओ। आज वैसे ही कुछ अधिक तेल लगाया है आपने, बहुत चमक रहा है। नारियल से बचा कर रखिएगा और सायकाल समय पर पहुंच जाइएगा उठक बैठक के लिए। सुन रहे हैं ना स्वामी? महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज,
आज की दरबार की कार्रवाई आरंभ करने से पहले क्या महाराज अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं करना चाहेंगे? कौन सा वचन? महाराज, पंडित रामकृष्ण को दिया हुआ वचन। उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर उन्हें अपना विशेष सलाहकार बनाने का वचन, जो आपने उपहार स्वरूप उन्हें दिया। स्मरण कराने के लिए धन्यवाद मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण महाराज, हम तो भूल ही गए थे कि हमने पंडित रामकृष्ण को हमारे दरबार में अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया है। क्षमा कीजिएगा रामकृष्ण, आज दिन ही कुछ ऐसा है कि हमारी मनोदशा थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है, किंतु आपको देखकर स्मरण हुआ कि आप जैसा बुद्धिमान सुलझा हुआ मनुष्य हमारे दरबार की शोभा है। निसंदेह आप इस पद के योग्य हैं। विलंब किस बात का है महाराज? बुलाइए सलाहकार महोदय को और उनसे कहिए कि अपना स्थान ग्रहण करें। अब पर प्रश्न ये उठता है कि बैठेंगे किस स्थान पर? हमारे ग्रह योग अध्ययन के अनुसार इस पंक्ति में इनके लिए सबसे शुभ आसन रहेगा ये। ये आसन? परंतु आचार्य, इस पर तो लक्ष्मण राव बैठा करते थे। थे अर्थात? चले गए। कहाँ? ऊपर। स्वर्ग से धार गए। कैसे? कैसे? ऐसे जल पी रहे थे, यहां बैठे, जल गले में अटका, सांस रुकी, पहुंच गए। कहाँ? ऊपर। और हाँ, कृष्ण स्वामी ओहो, स्वयं युवावस्था में लेने आ गए। कौन? यमराज। यही बैठते थे कृष्ण स्वामी। बेचारे मंदिर से आ रहे थे। हा? मंदिर की सीढ़ियों पर केले का छिलका था, छिलके पर पैर पड़ा, पैर फिसला और धड़ाम से सर टकराया सीढ़ियों से और लुढ़कते हुए धड़ 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 नीचे पहुंच गए। कहाँ? ऊपर। यमराज अपने साथ ले गए। द्वार पर ही ठीक था तो रामा, कम से कम जीवित तो रहता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ बंधु। आचार्य तथाचार्य, वैसे तो हम इन बातों को नहीं मानते हैं, किंतु क्या आपको नहीं लगता है कि यह आसन थोड़ा सा अभिशप्त है? अर्थात जो भी इस आसन पर विराजमान होता है वो इस संसार से विदा ले लेता है। कहीं हमारे पंडित रामकृष्ण को कुछ हो गया तो? नहीं महाराज, नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे विदूषक महोदय को क्षमा क्षमा क्षमा। अब ये विदूषक महोदय कहाँ रहे? अब तो ये सलाहकार महोदय हो गए। हमारे सलाहकार महोदय को ये छोटे मोटे श्राप अभिशाप ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े विद्वान बुद्धिमान तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं ये कोई ना कोई युक्ति निकाल कर ये श्राप अभिशाप को भी पराजित कर देंगे। तो महाराज आप इन्हें इसी आसन पर बिठाइए। और वैसे भी इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके हिसाब से इनके लिए इससे भाग्यशाली आसन इस दरबार में और कोई हो ही नहीं सकता है। आचार्य, यदि आप कह रहे हैं तो यही सही, किंतु एक बार हम पंडित रामकृष्ण से जानना चाहते हैं। रामकृष्ण, क्या आपको इस आसन पर बैठने में कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है महाराज। गुरुदेव ने आज तक मेरे लिए जो भी किया है, जब भी किया है, वरदान ही रहा है। तो यदि आचार्य को लगता है कि ये आसन मेरे लिए योग्य है तो मुझे इनका ये आशीर्वाद सहर्ष स्वीकार है। और वैसे महाराज, मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ। वास्तविक धर्म तो कर्म ही है और धर्म में तो इन सारी बेसिक पैर बातों का कोई स्थान नहीं होता है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा लगा आपके विचार सुनकर पंडित रामकृष्ण। आज से ये पद और ये आसन दोनों आपके हुए। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस पद की गरिमा को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे।
बिना किसी पक्षपात के पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आप इसका मान बढ़ाएंगे। पंडित रामकृष्ण, अपना आसन ग्रहण कीजिए। दरबार की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। दरबार की कार्रवाई का पहला चरण हम ठेकेदार शामराव से आरंभ कर सकते हैं। ठेकेदार शामराव, जो पश्चिमी देवासन नगर से उत्तरी पूर्व घाट तक एक मार्ग बनाने का काम सौंपा था, उस मार्ग को बनाने में उन्हें काफी अड़चन आ रही। ठेकेदार शामराव इसी संदर्भ में आपसे भेंट करना चाहते हैं महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम। अवश्य, अनुमति है, बुलाइए। महाराज की जय हो। ठेकेदार शामराव, बताइए क्या समस्या है आपकी? महाराज, बात यह है कि अब कैसे कहूं, क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि इस मार्ग के निर्माण का नक्शा किसने बनाया था? निसंदेह हमारे सरकारी वास्तुकार ने। क्यों? यदि इस नक्शे के हिसाब से मार्ग बनाया गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी मंत्रीवर। महाराज, मार्ग के रास्ते में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिसे तोड़े बिना मार्ग बनाना असंभव है। हाँ, तो तुड़वा दीजिए ना पहले से निर्मित छोटे मोटे निर्माण। यदि महाराज ने नक्शा पारित किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। राज्य की उन्नति और प्रजा की सुविधा के लिए तो बनाया जा रहा है ये मार्ग। तुड़वा दीजिए, तुड़वा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। क्यों नहीं हो सकता? महाराज, क्योंकि मार्ग के निर्माण में ऐसे निर्माण है जो तोड़ना असंभव है। जैसे कि गांव, जंगल, नदी, खेत, पहाड़ और महाराज एक घर। किसका? महाराज हमारे धनी मनी का घर तोड़ने की बात कर रहे हैं? इनका नहीं राजगुरु, आपका। अच्छा, किसका? जी राजगुरु। ले मनी, आज तो सुनीली ऊपर वाले ने तेरी आ गया बुढ़ा सड़क पर, हो ही गया बेघर। आपके दादा परदादा ने हमारे दादा परदादा को दिया था घर। वहाँ वर्षों से पूजा और अनुष्ठान हो रहा है। वो घर नहीं है महाराज, पूजा का घर है। आचार्य पर हम समझते हैं, किंतु आप चिंतित मत होइए। यदि आपका घर नहीं रहा तो क्या हुआ? हमारा ये महल है, ये भी तो आप ही का है। आप कुछ दिनों तक यहाँ हमारे महल में आके रह सकते हैं। अतिथि गृह में रह जाइए और उस दौरान आपका नया घर हम निर्माण करा देंगे। निर्माण में केवल राजगुरु का घर ही नहीं आ रहा है महाराज। हाँ, तो आपत्ति क्या है? तुड़वा दीजिए, जो भी रास्ते में है सब तुड़वा दीजिए। महाराज, आपका राजमहल भी आ रहा है। क्या? जी महाराज, यदि मार्ग बनवाना है तो उन सभी गांव, जंगल, नदी, खेत, पहाड़ और राजगुरु के घर के साथ साथ आपका राजमहल भी तुड़वाना होगा। ठेकेदार शामराव, ये क्या कह रहे हैं आप? वास्तुकार कृष्णराव जिन्होंने इस मार्ग का नक्शा बनाया है वो हमारे बहुत ही पुराने, अनुभवी, सुलझे हुए और अत्यंत दक्ष वास्तुकार हैं। और ये जो नक्शा है वो हमने स्वयं भली भांति समझा है, उसे देखा है, उसके बाद उस मार्ग को बनाने की अनुमति दी है हमने। अब महाराज, जो भी कुछ है आपके सामने है। महाराज, यदि महाराज आज्ञा दें तो क्या मैं वो नक्शा एक बार देख सकता हूँ?
क्षमा करें महाराज, परंतु इस झमेले का पूरा कारण जानकर कोई भी स्वयं को हंसने से रोक नहीं पाएगा। हम उत्सुक है वो कारण जानने के लिए पंडित रामकृष्ण। ये नक्शा उल्टा पकड़े घूम रहे हैं हमारे ठेकेदार महोदय, तो निर्माण तो उल्टा होगा ही महाराज। महाशय, ये नक्शा यूं नहीं, यूं बनाया गया है। सड़क मार्ग इस सीधी दिशा में बनानी है, उल्टी दिशा में नहीं। उल्टी दिशा का अनुसरण करेंगे तो समस्या तो होगी ही महाराज। हद होती है मूर्खता की। ये हो क्या रहा है हमारे महल में? जहां देखो वहां मूर्ख, बेवकूफ और अकल के अंधे दिखाई देते हैं। क्या संदेश जाएगा दुनिया में? यही ना कि राजा कृष्णदेव राय, दुश्मन जिसकी तलवार की धार देखकर चौंधिया जाते हैं, वो मूर्खों के महाराज है, बेवकूफों के सम्राट। परिहास बन के रह जाएगा हमारा विजयनगर राज्य, और वो हम होने नहीं देंगे। ले जाओ इस मूर्ख को और कारावास में डाल दो। महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज गलती हो गई। आचार्यवर जी महाराज, कोई उपाय बताइए। इस समस्या का कोई समाधान चाहिए। क्या करें हम इन मूर्खों का? उपाय तो है महाराज, यदि महाराज चाहें तो। दीजिए उपाय आचार्य। महाराज, राज्य में 20 महामूर्ख ढूंढे जाए। ऐसे मूर्ख जिनका कोई सानी ना हो, उन्हें ढूंढा जाए, यहाँ लाया जाए और सबके बीच चौराहे पर 100 कोड़े लगाए जाए। उसके बाद आजीवन काल के लिए बंदी गृह में डाल दिया जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य? कोई यदि मूर्ख है तो उसमें उसके स्वयं का क्या दोष? और बिना दोष के किसी को इतना गंभीर दंड देना कहाँ का न्याय है महाराज? आप दरबार की गरिमा का अपमान कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण। हमारे और महाराज के बीच हस्तक्षेप करने का अधिकार या किसी को नहीं है। आपका कार्य है सलाह देना, लेकिन तब जब आपसे मांगी जाए। ये एक गंभीर मामला है महाराज। इसके बीच में बोलने के लिए आप अभी छोटे, अनुभवहीन और अयोग्य। अपने पद की सीमा में रहिए पंडित रामकृष्ण। यदि भविष्य में हमारे और महाराज के बीच में बोलने का साहस किया तो आपको भी उन्हीं मूर्खों में गिना जाएगा जिन्हें ढूंढकर दंड दिया जाना है। आचार्य, आप आगे कहिए, क्या कह रहे थे आप? महाराज, हम ये कह रहे थे कि अगर इस तरह के मूर्खों को ढूंढा जाए, उन्हें दंड दिया जाए, तो हमारा ये मानना है कि प्रजा के बीच में स्पष्ट और कठोर संदेश जाएगा कि विजयनगर में मूर्खता करना कितना कठोर अपराध है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका दिया गया ये दंड प्रजा को सदैव स्मरण रहेगा और भविष्य में कोई भी ऐसी बेवकूफी करने का साहस नहीं करेगा महाराज। दंड के संदर्भ में बाद में सोचेंगे आचार्य। सर्वप्रथम हमें हमारे राज्य के मूर्ख चाहिए हमारे सामने। किंतु प्रश्न यह है कि यह कार्य कौन करेगा? कौन ढूंढकर लाएगा इन मूर्खों को? ये खड़े हैं ना मूर्खों के सबसे बड़े शुभचिंतक, हमारे विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामकृष्ण। ये संभालेंगे दायित्व। ये ढूंढ कर लाएंगे मूर्खों को। रामा? महाराज जी हाँ, रामकृष्ण। अब मूर्खों को ढूंढने के लिए तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति का होना अति आवश्यक है ना। तो इस कार्य के लिए इससे बड़ा बुद्धिमान और कौन होगा?
महाराज, हमारे विचार में इस पूरे दरबार में यदि इस दायित्व के योग्य कोई व्यक्ति है तो वो है केवल और केवल पंडित रामकृष्ण। इनके अतिरिक्त और कोई नहीं। ये कार्य इन्हें सौंप देना चाहिए महाराज। क्यों पंडित रामकृष्ण ढूंढ लाएंगे ना 20 मूर्ख? नहीं, चलो 15, वो भी नहीं, अच्छा 10, अच्छा 8 तो ढूंढ के ला ही सकेंगे ना? बस महाराज, यही ढूंढ के लाएंगे मूर्ख। परंतु महाराज हम ये पंडित रामकृष्ण, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको कोई आपत्ति है इस कार्य में? कोई आपत्ति नहीं है महाराज। यदि आचार्य ने मुझे इस महान कार्य के योग्य समझा है तो यही सही, कोई आपत्ति नहीं है महाराज। अद्भुत, तो निर्णय हो गया। पंडित रामकृष्ण हमारे लिए 8 मूर्खों को ढूंढ कर लाएंगे, वो भी 7 दिनों के भीतर भीतर। महाराज कुछ ठहर कर जाएंगे तो गिरने वाला नारियल पहले ही गिर जाएगा ना, और आप कसर फूटने से बच जाएगा। तो पंडित रामकृष्ण पकड़ लीजिएगा महामूर्ख, जहां भी मिले, कोई भी हो, कहीं भी हो, हमारे आपके महाराज के किसी के भी परिवार के, कोई भी निर्बुद्धि प्रचंड मूर्ख मिले उसे दबोच लीजिएगा, बिना डरे, बिना पक्षपात किए, और हाँ, बिना स्त्री पुरुष का भेदभाव किए। हम आपके साथ हैं, बुरा नहीं मानेंगे। ना 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 ना, हमारी तरफ से निश्चिंत रहिएगा। 7 लोग दौड़ते हैं, एक को पुरस्कार मिलता है। जब एक ही को पुरस्कार मिलना है तो 7 लोगों को दौड़ाने की क्या आवश्यकता है? क्यों महाराज, हमने ठीक कहा ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा है आचार्य आपने। जाइए पंडित रामकृष्ण, आप जाइए और कार्य आरंभ कीजिए, और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने 8 मूर्खों को लेकर आइए। महाराज मुंडाते ही ओले। सही कहा बंधु, मैं तो आज यहाँ अपने नए पद का आनंद उठाने आया था, पर ये तो नया झमेला पल्ले पड़ गया। लगता है अभी तक मेरे नक्षत्रों में चैन से बैठने का समय नहीं आया है।